चलिए दोस्तों, मैं कल पढ़ा रहा था इस टॉपिक को कि रैखिक समीकरण निकायों की संगतता मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये मतलब जान लेते हैं कि आखिर संगतता का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी आपका समीकरण निकाय, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समीकरण निकाय न संगत यानी कंसिस्टेंसी और असंगत यानी इनकंसिस्टेंट न कब होगा कब नहीं होगा, इसकी पहचान कैसे किया जाता है न उस पहचान करने के प्रोसेस को ही संगतता कहा जाता है, कंसिस्टेंसी कहा जाता है। ठीक है ना। फिर से कोई भी दिया गया समीकरण निकाय ना, जैसे देखिए ये एक समीकरण निकाय है, ठीक है ना, ये समीकरण निकाय है, 3 समीकरण है तो ठीक है, समीकरण निकाय हो गया, समीकरण का समूह हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा कि असंगत यानी इनकंसिस्टेंट होगा, इसकी जांच करने का जो प्रोसेस है ना, जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी मतलब संगतता। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण निकायों की संगतता। कोई भी समीकरण निकाय ना कब संगत होगा या कब असंगत होगा, कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा ना, दोनों का जांच करने का ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही ना हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं या उसी को हिंदी में संगतता बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये टॉपिक हम लोग समझ गए कि रैखिक समीकरण निकायों की संगतता यानी कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी न दिए गए रैखिक समीकरणों के निकायों का, समूह का, न सिस्टम का किस तरह से जांच करेंगे कि वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग अब बात करेंगे केस फर्स्ट का ना, मतलब 2 केस लेकर पढ़ेंगे। पहला संगतता या कंसिस्टेंसी मतलब रैखिक समीकरण निकाय या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के संगतता या कंसिस्टेंसी का जांच करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कब, लेकिन पहले पढ़ेंगे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो, मतलब जब रैखिक समीकरण निकाय असमघाती हो, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग को अगर मान लेते, देखिए नॉन होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि D1 D2 D3 इधर सब क्या होना चाहिए, ये असमघातीय बोल रहा है, नॉन होमोजीनियस बोल रहा है। इसका मतलब कि D1 D2 D3 सब 0 नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसा अगर इक्वेशन आएगा तब आप जांच कैसे कीजिएगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, संगत या असंगत होगा कि नहीं होगा, कैसे आप जांच कीजिएगा। जब ये असमघाती होगा मतलब नॉन होमोजीनियस होगा, तब कैसे जांच करेंगे। तो देखिए, मैं लिख दिया हूं कि इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का। अब बोलिएगा सर डिटर्मिनेंट ए क्या है, अरे आप यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ए के बारे में। जैसे ये इक्वेशन है ना, रैखिक समीकरणों का निकाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इससे आप 3 मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये गुणांक को लेकर के, एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेकर के, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर के मैट्रिक्स बनता है ए। तो देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखिए, वाई का -1 है तो -1 लिखिए, जेड का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का 1, वाई का कोफिशिएंट मतलब गुणांक -2 है, जेड का कोफिशिएंट -2, न एक्स का कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है 2, न वाई का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 लिखा है, तो ये जेड का कोफिशिएंट 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए बनता है, मतलब एक्स वाई जेड के गुणांकों से, कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम ए बोलते हैं। और अगर इसका नाम जानना चाहिएगा तो इसको बोलते हैं ना गुणांक अवयुह बोलिए, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके,
ये वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड को लेकर के एक बनता है, बताया ही है पहले, और इधर वाला जो टर्म होता है उसको लेकर के एक मैट्रिक्स भी बनता है। तो इसी को हम ए बोल रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण निकाय जब ये असमघातीय है ना, नॉन होमोजीनियस, खुद आप देख सकते हैं D1 D2 D3 सब जीरो नहीं है, सबका वैल्यू जीरो को छोड़ करके है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकालते हैं और अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जीरो नहीं आए, 8 आ गया ना, जीरो नहीं आए, अगर इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनांट ए का मान निकालते हैं और यदि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जीरो नहीं आए तो रैखिक समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये ना संगत होते हैं, मतलब कंसिस्टेंट होते हैं। और जब कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है ना, हल निकलेगा ना, है। तो ये संगत होते हैं और उनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, प्राप्त होता है। और उस यूनिक सॉल्यूशन को, अद्वितीय हल को नीचे वाले फार्मूला x बराबर a इनवर्स इंटू b से ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आया ना। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये नॉन होमोजीनियस के लिए हम बता रहे हैं चेक करने का तरीका। अगर कोई भी नॉन होमोजीनियस असमघातीय समीकरण निकाय आपको दिया हुआ है तो चेक करना है कि अगर ये संगत है कि नहीं है, संगत है कि नहीं है, कैसे चेक कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स बना लीजिए ऐसा और डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकालिए। और डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकाल करके आप देखिए कि अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जीरो नहीं आता है, अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जीरो नहीं आएगा तो रैखिक समीकरण निकाय संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा और उनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और सॉल्यूशन पता कैसे करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकाल जाता है, x बराबर a इनवर्स b से, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं और सॉल्यूशन निकालने के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशन ही निकालना है। तो आइए ना, केसी सिन्हा का ये देखिए, आपका केसी सिन्हा का आपका 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। 8.1 एक्सरसाइज हो गया, बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी का एक्सरसाइज 8 होगा, 8.1 नहीं 8 होगा। तो उसमें देखिएगा 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि इसको सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करें। सोल्व कैसे करना है ना, ठीक है। तो चलिए आइए, मैं पहले 3/3 ऑर्डर वाले का ही बताता हूँ। तो देखिए, पहला सवाल मेरा है 2 का फर्स्ट ये है। तो हम लोग को मतलब पहले देखिए, अगर सोल्व करना है मतलब ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको याद रखिए, पहले वही चेक करेंगे कि इसका मतलब सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही नहीं निकालने लगेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए तो बताएं अभी तरीका। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए का वैल्यू, यहाँ पर आप मैट्रिक्स ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख करके ए एक्स बी बना लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिएगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं आए, अभी जस्ट पढ़ाया था मैं, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं आएगा तो दिए गए समीकरण निकाय के अर्थात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और उनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और वह सॉल्यूशन कैसे मिलता है ना, x बराबर a इनवर्स इंटू b सूत्र फार्मूला से, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाले तो 8 आया। तो जब 8 आया तो हम लिख देंगे कि चूंकि जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही बनाना, यही स्टेप आप लोग सीखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कैसा लिखूँ कि यहाँ पर चूंकि डिटर्मिनेंट ए बराबर नॉट जीरो तो नहीं है, अतः आप लिखिए कि अतः दिया गया समीकरण निकाय मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होगा, माने कंसिस्टेंट होगा और इनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और वह जो सॉल्यूशन निकलेगा वह नीचे के फार्मूला से आपको दिया जाएगा, वो नीचे का फार्मूला इससे प्राप्त होगा। अब आप सोचिएगा कि सर ये फार्मूला कैसे आ रहा है, सर हम नहीं समझ पा रहे। तो देखिए, आपको बताए थे मैट्रिक्स इक्वेशन आव्यूह समीकरण के बारे में, एक्स बराबर बी लिखते हैं। अगर ये जो है ए एक्स बराबर बी लिखते हैं, हम बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग याद कीजिए, ए गुना एक्स बराबर बी, तो ए एक्स बराबर बी हो गया। तो अगर एक्स निकालेगा यहाँ से तो
तो ए बटा में चला जाएगा, तो ए जब इधर आएगा तो उसी को बोलते हैं ए इनवर्स, और ये बी ऐसे कैसे रह जाएगा, ए उधर गया तो ए इनवर्स हो गया, बी ज्यों कहते हैं, तो फार्मूला हो गया एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो चलिए एक्स, अब हमें कि अब मैं बताने वाला हूं कि अब सॉल्यूशन किसका करूंगा, कैसे एक्स का, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे है, आपका एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना मतलब क्या, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको तो फॉर्मूला यही लगाना है सॉल्यूशन करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड का, एक्स का, तो इसके लिए आपको ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स कैसे निकालिएगा, हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक है ना। तो आइए अब सबसे पहला काम तो हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए याद है ना, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11 अर्थात 1 का कोफैक्टर, इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो 1 का कोफैक्टर कितना आएगा, फार्मूला देखिए ना, A11 फार्मूला ऐसे ना दिखाते हैं कोफैक्टर को A11 से, -1 का पावर 1 + 1 और गुना, अब 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, रो कॉलम को छोड़िए और गुना कीजिए, 3 दूना -6 और -6, और यहाँ से ना कितना हो जाएगा, 1 गुना -2, लेकिन माइनस है और बीच में फार्मूला से माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको देखिए -6 + 2, तो ये कितना आ जाएगा -4, और ये -1 का पावर 2 है तो 1 हुआ, -1 का पावर सम संख्या 1 + 1 तो +1 लिखते हो, -1 का पावर विषम संख्या रहता है, जैसे 1 + 1 2 सम संख्या, तो -1 का पावर सम संख्या आएगा तो +1 लिखते हैं, और ठीक है ना, ये -4 तो -4 हो गई। अब यहाँ पर किसका कोफैक्टर निकालेंगे ना, A12 अर्थात -1 का, तो A12 मतलब -1 है ना, तो इसका कोफैक्टर निकालिए, तो कितना हो जाएगा, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 3 गुना 1 3 हो गया, और 2 गुना -2 -4, लेकिन माइनस फार्मूला से बीच में लिखाइएगा ना, याद है ना आप लोग को, 3 गुना 1 ऐसे करते थे, 3 गुना 1 माइनस आप 2 गुना -2, तो ये माइनस फार्मूला से आता है, और ये -2 आपका यहाँ वाला अंक है, तो 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये 7, और फार्मूला लगाना पड़ता है कोफैक्टर निकालने के लिए, -1 का पावर 1 + 2 और इंटू 3 + 4, ठीक है, तो ये -1 का पावर क्या है, 1 + 2 3, तो विषम संख्या तो -1 हो गया, और गुना में 7 तो -7 हो जाएगा। फिर A13 अर्थात तो 1 का कोफैक्टर निकालिए, तो इस 1 का कोफैक्टर निकालिए आप, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फार्मूला आपको लगेगा -1 के पावर 1 + 3, A13 अर्थात तो 1 के कोफैक्टर को न, A13 है यहाँ पे, तो आप A13 से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, और -1 का पावर 1 + 3 और इंटू यहाँ पर माइनर न लिखते हैं न, उपसार नहीं, तो निकालिए 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़िए, तो 1 गुना 1 और ये 2 दूना -4 तो +4 हो जाएगा, चूंकि माइनस पहले से और बीच में फार्मूला में माइनस साइन लगेगा, जैसा कि अभी हम यहाँ बताए थे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 5 गुना 1 5 हो जाएगा। कोफैक्टर जिनको नहीं याद है वो अच्छे से आप लोग संभाल के सीखिएगा। देखिए मैंने सारे चीज़ का कोफैक्टर निकाल दिया है, ठीक है ना, ये कोफैक्टर हम लोग निकाल दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि मेरा मकसद है, देखिए फार्मूला मेरा ये है, तो आपको ए इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, तो आपको एडजॉइंट ए पहले निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, तो ए के मतलब ये जो ए है, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ए के कोफैक्टर हम तो सबका निकाल दिए, और ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स मान लेते हैं कि सी है, मान लीजिए कि सी है, तो बताइए कितना कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स बनेगा, देखिए ना, -4 -7 5, तो ये -4 -7 5, फिर 4 1 3, देखिए यहाँ पर 4 1 -3 है, तो 4 1 -3 लिख दिए, फिर 4 3 -1, तो 4 3 -1, तो ये मेरा हो गया ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स सी है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, ये देखिए एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए मतलब क्या, तो ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए मतलब सी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज माने रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, और रो को कॉलम बना दीजिए, है ना,
ये रो में है और ये कॉलम में बन गया, ये 4 1 -3 रो में था, ये कॉलम में बन गया, ठीक है ना। अब आप फार्मूला लगाए, चुके एडजॉइंट है तो निकाल दिए। अब फार्मूला लगाइए ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ से आपको पता चला था, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 आप निकाले हैं यहाँ से। देखिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्वेश्चन पास शुरू में ही 8 वैल्यू निकाले थे डिटर्मिनेंट का। तो चलिए अब क्या करेंगे आप, ये आ जाएगा 8। अब इसको 8 को हम 1/8 आगे लिख दिए और ये हूबहू नोट कर दिए, उतार दिए हैं, ठीक है ना। अतः अब हमको ए इनवर्स न निकालना था, हमको तो निकालना है एक ए इनवर्स। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो अतः फार्मूला से एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का वैल्यू आप लोग ऊपर देख रहे हैं, है ना, उतार दिए। और बी का वैल्यू देखिए जरूरी पड़ रहा है ना, बी का वैल्यू 491, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए। अब याद रखिए मल्टीप्लाई करने के लिए सब लोग को सिखा दिए, याद रखिएगा। ये लंबा क्वेश्चन इसलिए इतना जा रहा है क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग है, आप देखिएगा। तो ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग रख दिए, बी का वैल्यू रख दिया। अब इसको गुना कीजिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लिख दिए -4 से 4 में, 4 से 9 में, 4 से 1 में, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -7 से 4 में, फिर 1 से 9 में, फिर 3 से 1 में, फिर यहाँ पर ना कौन सा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 4 ना -3 से 9 में, फिर -1 से 1 में, ठीक है ना। गुना आप लोग एक बार फिर से अपने घर पर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो सारा चीज़। देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोग को, मैट्रिक्स का गुना करना और कोफैक्टर निकालना और माइनर निकालना। कोफैक्टर माने सहखंडज ना, सहखंड और माइनर मतलब उपसारणिक, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। हमको उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग सीखिएगा, तभी आप लोग को ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करके हम लिख दिया -16, और ये 36 आ गया, ये 4 आया, फिर 28 आया, 9 आया, 3 आया, ये 20 आया, -27 -1। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 24 -16 -7। अब यहाँ पर देखिए भैया एक बात बता रहे हैं, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक्स मतलब क्या, XYZ ना, तो एक्स के जगह हम लोग क्या लिख दिए, XYZ लिख दिए। अब ये 1/8 से इस मैट्रिक्स में गुना करना है, तो 8 से काटिए, 8 से 3 सब में, चूँकि 1/8 से सब में ना गुना होगा, तो ये हो जाएगा कटेगा, तो 3, ये -2, ये -1, ठीक है। तो अब वही आ गया x बराबर 3। कंपेयर करना है, यहाँ पर आने के बाद लिख देना है कंपेयरिंग बोथ साइड ना, दोनों तरफ तुलना करने पर ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पर, तुलना करने पर x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर -1, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यही हुआ आप लोग को। देखिए अगर इस तरह का सवाल रहेगा और XYZ का आपको मान निकालना है, तो पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लीजिए और पहले चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला आपको कोई बोल दिया कि इसका मान निकालने, XYZ का मान निकालिए, बस मान निकालने लग गए आप लोग। तो वहाँ पर बुद्धिमानी दिखाना है। हो सकता है कि उसका मान न भी निकले, वैल्यू न भी निकले, तब आप कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले आपको चेक कर लेना है ना, वो कंसिस्टेंट या संगत होगा तभी ना आपको वैल्यू निकलेगा। तो पहले आप इस तरह से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लीजिए, चेक कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तभी समीकरण निकाय संगत होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उनका यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल मिलेगा और हमें इस सूत्र से मिलेगा, फार्मूले से मिलेगा। आप फार्मूला लगाएंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, और इसको फिर एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और तब फिर लास्ट में ये वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक समस्या और भी है। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आप बनाए क्वेश्चन और आपको शक हो रहा हो, जैसे होता है कि लग रहा है कि आपके बगल वाले का आंसर सही है, मेरा आंसर गलत है, या किसी का आंसर गलत आ जाता है, वही आपको भड़काने की कोशिश करेगा कि अरे देखो तो मेरा आंसर इतना आया, x बराबर ना 8 आया, y बराबर मेरा 5 आया जी, आपका x बराबर 3 आया है, y बराबर 5 आया और z बराबर ना 2 आया, उसका आंसर वो आ रहा है। आप सोचिएगा कि
अब ये भी तो कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप कि पूरा बोलिएगा कि नहीं मेरा ही सही है, तो आप सोचिएगा कि उसका सही है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसका वाला फिर उतार लीजिएगा, अपना वाला काटिएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप पता कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आप जो x का वैल्यू आया है ना, ये x का वैल्यू x बराबर माइनस ये 3, ये ऐसा ये जो वैल्यू है आपका, उस वैल्यू को कहाँ पर रखिएगा, इस इक्वेशन में रखिएगा। रख के देखिए x के जगह कितना रखिए 3 ना, y के जगह कितना रखिएगा, तो y के जगह -2, माइनस साइन ये है आपका यहाँ वाला, z का वैल्यू -1, तो बताइए 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 3 2 5 और 5 में से 1 गया 4, आ गया ना LHS। LHS RHS बराबर हुआ। तो अगर बराबर हो जा रहा है LHS में पुट करने से RHS के बराबर आ जा रहा है तो समझिए कि आपका आंसर सही है, आपको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना है। ठीक है ना, चलिए हाँ कंफर्म होना है अपने आप में। और भी एक इक्वेशन में और चेक कर लीजिए, x का वैल्यू कितना 3 रख दिए, -2 गुना y का वैल्यू कितना रखिएगा, y का वैल्यू कितना -2 आया है तो -2 रख दीजिए, -2 गुना z का वैल्यू कितना आया है -1, तो चलिए 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और ये 2 कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9, आ गया ना। RHS आया कि नहीं आया, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिए केसी सिन्हा का ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता दिया बाबू फर्स्ट में, ताकि आप लोग को डर पहले ही मिट जाए। ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन। अब आप ना बिना किसी बाधा के बना सकते हैं ना, 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का। अगर आप उम्मीद करते हैं आपसे आप बनाना चाहें तो ये 3 के बाद इधर देखिए 4 नंबर ना 5 नंबर बना सकते, 4 नंबर तक तो नो डाउट आपसे बनेगा पूरी तरह से। और चलिए 4 नंबर आप लोग बनाएंगे, ये होमवर्क रहेगा आप लोग का, ठीक है ना बिल्कुल उसी स्टेप के तरह बनेगा और जरा सा भी दाएं में आप लोग को नहीं चलना है। चलिए मैं फिलहाल आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जैसे ये देखिए इसमें 3 इक्वेशन है ना और 3 वेरिएबल भी दिए हुए हैं, तो अब मैं 2 इक्वेशन वाला और 2 वेरिएबल वाला बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आइए इसको भी मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए। अच्छा एक बात बताएं, आपके मन में ये लग रहा होगा कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है सर हम लोग 10th में पढ़े हैं, तो क्या 10th वाले मेथड से सर IAC में नहीं सोल्व कर सकते हैं क्या बाबू ना। 10th वाले मेथड से हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, आंसर फट से आ जाएगा, फिर IAC में पढ़ने की सर क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला मैं बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि ये बिल्कुल आप ये 10th वाले मेथड से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा ना। लेकिन हम इस चीज़ को IAC में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में ये जो इक्वेशन था, समीकरण थे ना, उनको सोल्व करने के लिए हम लोग ना 3 मेथड का यूज़ करते थे ना, इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि ना, ब्रज गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 मेथड से। लेकिन यहाँ पर हम उन तीनों मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड का, अवयुह विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड अवयुह विधि से इसको बनाने के लिए ही हम इस चैप्टर को IAC में सीखते हैं, ठीक है। तो आइए अब समय व्यर्थ नहीं करते हुए है ना, आपको बता रहे हैं कि यह है आपका A बना दिए, मतलब एक्स वाई के गुणांक को लेकर ऐसा बना दिए। एक्स क्या हो गया, तो एक्स माने जो यहाँ पर चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसको लेकर बनाया जाता है, और कांस्टेंट टर्म माने अचर पदों को लेकर के B बना दिया जाता है। अब बात वही है, जिस तरह से आपको बताया गया है उसी तरह से आप कीजिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, 2 गुना 2 4 और 4 माइनस 15 घटा दीजिए, कितना आएगा -11। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तो नहीं ना आया, -11 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, तो थ्योरी तो हम बताए हैं कि अतः जब दिया गया समीकरण निकाय, जब डिटरमिनेंट का A का वैल्यू 0 नहीं होता है तो जो आपके दिए गए समीकरण निकाय होते हैं, जो दिए गए न सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, वो संगत होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और उस कंडीशन में इनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब केवल एक ही आंसर मिलेगा, x का एक आंसर मिलेगा, y का एक आंसर मिलेगा, और वह जो आंसर मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो हल मिलेगा, वो हमें इस फार्मूले से मिलेगा। तो इस फार्मूला को लगाते हैं, x बराबर A इनवर्स B। तो A इनवर्स की बात आती है तो फिर है आपको एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A, और एडजॉइंट A सहखंडज कैसे निकालिएगा, A के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये देखिए एडजॉइंट आपको कभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब कोफैक्टर और माइनर उपसारणिक सहखंड कभी पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इसको आप बहुत ढंग से सीख लीजिएगा।
ठीक है ना। तो चलिए देखिए A11 अर्थात 2 का कोफैक्टर निकालिए, तो 2 का कोफैक्टर तो A11 का कोफैक्टर है, तो फार्मूला लगाते हैं A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 और इंटू ना 2 का कोफैक्टर, तो 2 से जाने वाले रो कॉलम को छोड़ दीजिए, ये वाला 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, आपको मैं इस तरह से बता दिया हूँ कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। तो अब अर्जॉइंट निकालना है ना, तो अब माना कि ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स सी है, तो मान लेते हैं ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स सी है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 2 - 3 - 5 2, 2 - 3 - 5 2। अब हमको अर्जॉइंट निकालना है, तो अर्जॉइंट क्या होता है, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स ये है, तो इसका ट्रांसपोज अर्जॉइंट निकल गया मेरा, ट्रांसपोज कीजिए ना, 2 - 3 रो में है, इसको कॉलम में कर दिए, ये रो में है, इसको कॉलम में कर दिए, तो ए इनवर्स बराबर अर्जॉइंट बाई डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो अर्जॉइंट ए कितना निकालें, ये वाला, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप देख लीजिए -11 आप निकाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन के पास, ये देखिए निकाला है ना -11, तो -11 रख दिए। अब इसको माइनस को ऊपर लेकर -1/11 ये आगे रख दिए और इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिए। अब फार्मूला लगाएंगे x बराबर A इनवर्स इंटू बी, तो A इनवर्स का वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए और b का वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे 1 7। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स को गुना करने के लिए सिखाया है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये 2/2 का है, ये 2/1 का है, तो 2/2 2/1 आने वाला जो मैट्रिक्स होगा 2/1 ऑर्डर का होगा ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 -5 × 7, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 से 1 में 2 से 7 में, ठीक है ना। तो ये कीजिए कितना आ जाएगा 2 - 35 और -3 + 14, तो ये -33 और ये 11 हो जाएगा। अब x निकालना है, तो x मैट्रिक्स है जनाब, तो x निकालने का मतलब क्या निकालना है आपको, xy निकालना है ना। तो चलिए xy कर दिए हम, ठीक है, और x अब इसको काटिएगा 11 से, इस -1/11 से इसमें गुना कीजिए, तो -1/11 गुना -33, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 × 3 = 33, तो +3, ठीक है ना। अब यहाँ पर -1 गुना 11 से 11 में गुना कीजिए, 11 11 कट गया -1, दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, x बराबर 3 y बराबर -1। और ज़्यादा अगर दिक्कत लग रहा है, फिर से शक हो रहा है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो उठा लीजिए इस आंसर को और पुट कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। तो आइए देख लेते हैं चेक करके फट से, ये हम बनाए हैं वो सही है कि गलत। तो चूंकि ये आपका डाउट क्लियर करने का बहुत ही सिंपल मेथड है ना। तो चलिए x का वैल्यू कितना आया 3 आया, y का वैल्यू -1 LHS में रख के देखते हैं, तो x के जगह 3 रख दिए और 5 गुना y के जगह -1 रख दिए, तो कितना आएगा 3 दूना 6 -5 बराबर 1। देखिए RHS आ गया, इसको भी चेक करना है, तो देखिए 3 गुना x के जगह कितना, तो 3 है, 2 गुना y के जगह कितना है, तो -1, तो 3 × 9 और -2 7 आया, आ गया ना, चेक हो गया। तो बस, तो इस तरह से आप लोग देखिए होमवर्क रहेगा आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन तक मतलब बिल्कुल बना लेना है, आप लोग कहीं भी नहीं फंसिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग सोल्व कर लेंगे।